Good morning, 11th class. So, class, we are on the first chapter of geography, the fundamentals of physical geography. Okay. So, we are on the chapter geography as a discipline. So, we have talked a lot about the subject geography, the discipline geography in this chapter. Okay. And we are basically on the last few topics that are left regarding this chapter. Okay. सो बेसिकली हमने पहले तो ये पढ़ लिया कि ज्योग्राफी की जरूरत क्या है, व्हाई शुड वी स्टडी इट, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, हाउ इट इज लिंक्ड टू द अदर साइंसेस एंड द अदर सोशल साइंसेस, एंड देन व्हाट आर द बेसिक टू अप्रोचेस थ्रू व्हिच वी बेसिकली स्टडी ज्योग्राफी, जिसमें हमने सिस्टमैटिक और रीजनल अप्रोच जो है उसके बारे में एक बेसिक डिस्क्रिप्शन कर लिया था इन आवर प्रीवियस क्लास। और अगर इन डिटेल हम बात करें तो हमने डिटेल में जो सिस्टमैटिक अप्रोच है ज्योग्राफी की, उसके रिलेटेड डिटेल में हम उसको कैसे पढ़ते हैं, दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, कि उसमें फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है, एंड बेसिकली दोनों चीजें इंटरफेस जहाँ पे मिलते हैं, ओवरलैप होते हैं, दैट इज आवर बायो ज्योग्राफी। तो इनके बारे में हमने डिटेल में अपनी पिछली क्लास में कर लिया था। Now we are moving on to the next topic, which is based on our regional approach of studying geography. Okay. So जब हम regional approach की बात करते हैं, we will come across few of the terms regarding, जैसे regional में हम बहुत कुछ देखते हैं। हम regional studies यानी एरिया वाइज स्टडी देखेंगे, रीजन वाइज डेवलपमेंट देखेंगे, हर रीजन को एनालाइज करेंगे और रीजनल प्लानिंग करेंगे। दैट मींस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रीजनल मतलब बेसिक एक एरिया हमने चूज कर लिया है। आई हैव टोल्ड यू आल्सो अर्लियर इन द क्लास, प्रीवियस क्लासेस, कि क्या डिफरेंस था हमारे सिस्टमैटिक और रीजनल में। तो सिस्टमैटिक में हमने देख लिया था कि इन सिस्टमैटिक अप्रोच बेसिकली हम क्या करते हैं, होल ऑफ द अर्थ की, होल ऑफ द वर्ल्ड की एज अ होल बात करते हैं और फिर बाद में पैटर्न्स को पढ़ते हैं, और रीजनल में रीजनल वाइज पढ़ते हैं। ठीक है, रीजन को होलिस्टिक मैनर में पढ़ते हैं एज अ होल, रीजन वाइज। तो रीजनल स्टडीज में एरिया स्टडीज आ जाएंगी अपनी, रीजनल डेवलपमेंट आ जाएगी, हमारा रीजनल एनालिसिस आ जाएगा और रीजनल प्लानिंग आ जाएगी। तो जब हम रीजनल स्टडीज करते हैं क्लास, तो रीजनल स्टडीज को हम आगे और किस किस 3 लेवल पे पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं इसको इन द यू कैन से टर्म्स ऑफ मैक्रो, उसके बाद हमारा आ जाएगा मीजो, एंड देन हमारा आ जाएगा माइक्रो। ठीक है, सो आई सपोज वैसे तो थोड़ा बहुत यू पीपल मे बी नोइंग द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस, पर अगर हम देखें माइक्रो मतलब होता है एकदम समवेयर सोसाइटीज को एकदम छोटे लेवल पे जैसे पढ़ना, स्मॉलर ग्रुप्स में माइक्रो। तो मीजो क्या हो जाएगा, समवेयर स्टडी ऑफ मे बी हम बोलेंगे ग्रुप्स बोल देंगे, या इंस्टीट्यूशन, या जो भी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट पढ़े, थोड़ा मिडल में, नॉट वेरी स्मॉल ग्रुप्स, नीदर वेरी लार्ज ग्रुप्स। और मैक्रो हो जाएगा बेसिकली एनालिसिस ऑन अ लार्जर स्केल, यानी रीजन वाइज तो हमने डिवाइड कर दिया है, पर रीजन को भी हम रीजन के अंदर ही, या तो हम लार्जर स्केल में उसकी सोसाइटीज, इंस्टीट्यूशंस, कैसे सब सारा स्ट्रक्चर है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, मीजो लेवल में हम ग्रुप्स को, मे बी कम्युनिटीज, इंस्टीट्यूशंस को पढ़ते हैं, और माइक्रो में हम फोकस करेंगे मे बी ऑन स्मॉलर ग्रुप्स। तो अगर हम टेक्निकल टर्म्स में और जानना चाहे तो मेजर लेवल्स में जब हम पढ़ेंगे थोड़ा लार्जर स्केल पे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्रो हो जाएगा। मीजो में हो जाएगा हमारा मिडिल लेवल पे, और माइक्रो में बहुत ही स्मॉल ग्रुप्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हम 3 एस्पेक्ट्स में रीजनल स्टडीज करते हैं, मैक्रो, मीजो एंड माइक्रो। ठीक है, और रीजनल प्लानिंग जब हम पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली रीजनल प्लानिंग या तो कंट्री और रूरल एरिया वाइज, ठीक है, कंट्री साइड प्लानिंग रूरल वाइज, या फिर टाउन या अर्बन प्लानिंग के हिसाब से प्लानिंग करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे सब डिविजन्स हैं किसके, रीजनल के। ठीक है, सो आई सपोज दिस इज ऑल्सो क्लियर। बेसिकली वापस अगर देख ले तो रीजनल स्टडीज में अपना
ब्रांचेस अगर इसकी देखें तो रीजनल स्टडीज, एरिया वाइज, रीजनल डेवलपमेंट, एनालिसिस, प्लानिंग, और इसको हम 3 में डिवाइड कर देते हैं। रीजनल स्टडीज को मैक्रो, मीजो और माइक्रो को माइक्रो में, और प्लानिंग को कंट्री साइड या रूरल साइड प्लानिंग, और टाउन या अर्बन। तो ये अपना बेसिकली ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी है ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल अप्रोच। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं हम। एज आई सेड, रीजनल स्टडीज जो है हमारी, रीजनल स्टडीज या एरिया स्टडीज जो हम करेंगे, दैट विल बी मैक्रो, मीजो या माइक्रो। ठीक है, रीजनल प्लानिंग एज आई सेड कंट्री, रूरल या टाउन प्लान। रीजनल डेवलपमेंट की किस रीजन के कैसे डेवलपमेंट हुई है, वो सारी। देन अगर हम इसको पढ़ना चाहें अंडर रीजनल एनालिसिस, तो एनालिसिस जो है वो हम कैसे करते हैं। बेसिकली 2 एस्पेक्ट्स है विच आर कॉमन टू एवरी डिसिप्लिन। जो भी हमने अभी तक ये देखे हैं, इनमें 2 तरीके हैं या 2 एस्पेक्ट्स हैं हर डिसिप्लिन के, जिसपे हम फोकस करेंगे। ठीक है, यानी ये जो चारों हैं, इसमें दीज आर 2 एस्पेक्ट्स विच आर कॉमन इन एवरी डिसिप्लिन, और ये है हमारी फिलोसफी, और सेकंड है अपना मेथड्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, तो फिलोसफी में क्या है, ज्योग्राफिकल थॉट क्या है उसके पीछे, व्हाट आर द बेसिक पॉलिसीज या मतलब थ्योरीज, या ज्योग्राफिकल थॉट क्या है उसके पीछे। और दूसरा है कि फिलोसफी क्या है उसके पीछे, लैंड और ह्यूमन इंटरेक्शन, या फिर उसको हम ह्यूमन इकोलॉजी बोल सकते, इकोलॉजी। ठीक है, यानी इन सबको पढ़ने के लिए हमें 2 चीजों पे फोकस करना है। पहला है फिलोसफी, फिलोसफी में आ जाएगा उसके पीछे का ज्योग्राफिकल थॉट क्या है। ओके, और अगर ह्यूमन इकोलॉजी की बात करें, तो लैंड और ह्यूमन का इंटरेक्शन कैसा है। देन उसके बाद हम आ जाएंगे मेथड्स और टेक्निक्स। ठीक है, तो मेथड्स और टेक्निक्स में हम देखेंगे कार्टोग्राफी इंक्लूडिंग कंप्यूटर कार्टोग्राफी। हमने पढ़ा था कार्टोग्राफी क्या होता है, स्किल ऑफ मेकिंग मैप्स। तो आजकल तो कंप्यूटर, ऑब्वियसली फॉर एवरीथिंग वी यूज कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर कार्टोग्राफी कैसे होती है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या होती है, जिसको हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स भी बोल सकते हैं, यानी बेसिकली डेटा के हिसाब से चीजों को स्टडी करना। ओके, फिर आ जाता है फील्ड सर्वे, बेसिकली चीजों को ऑब्जर्व करना, उन पे रिसर्च वर्क करना, और फिर सर्वे के बेसिस पे कुछ समवेयर अपना रिसर्च वर्क देना। ठीक है, फिर अपना आ जाता है जियो इन्फॉर्मेटिक्स। आजकल नई नई टेक्निक्स है, हमें पता है रिमोट सेंसिंग है, जीपीएस है, ये सारी जो टेक्निक्स है, आई सपोज यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। अगर हमें रिलेटिंग टू कोई भी इंफॉर्मेशन है, रिलेटिंग टू समवेयर, हम अगर जैसे जीपीएस बोलते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, तो वी कैन बेसिकली लोकेट एनी एरियाज, फाइंड आउट अबाउट देयर पोजीशंस एंड ऑल। तो ये जो टेक्निक्स, जो नई टेक्निक्स है, मेथड्स और टेक्निक्स, ये भी हमें आनी चाहिए, तभी ऑब्वियसली हम स्टडी कर पाएंगे जितना भी अपना ज्योग्राफी से रिलेटेड मैटर है। ठीक है, तो यानी कि फिलोसफी में अपना ज्योग्राफिकल थॉट आपको पता होना चाहिए, पीछे की थ्योरी पता होनी चाहिए, लैंड और ह्यूमन इंटरेक्शन पता होना चाहिए, और मेथड और टेक्नोलॉजी में कार्टोग्राफी पता होनी चाहिए इंक्लूडिंग कंप्यूटर कार्टोग्राफी। अपने को क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पता होनी चाहिए, अपने को फील्ड सर्वे मेथड पता होना चाहिए कैसे करते हैं, और अपने को नई नई जो रिमोट सेंसिंग, जीपीआईएस, ये सारी जीपीएस जो है, ये सारी टेक्निक्स के बारे में भी पता होना चाहिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, ये उसके अलावा जीपीएस के अलावा भी इवन हैव जीआईएस, जीआईएस के बारे में भी आई थिंक हमने इन आवर प्रीवियस क्लासेस डिटेल में पढ़ा था। बेसिकली ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, वो भी अपने को ज्योग्राफी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये अगेन एज आई सेड कि ये नई टेक्निक्स है जिनके बारे में अपने को पता होना चाहिए, सो दैट वी अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ही हम देख लेते हैं, इसी को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जब हमारे पास ये नए आइडियाज और मेथड्स, टेक्निक्स आते हैं, और ऑब्वियसली अब मैनुअल कार्टोग्राफी जो है वो कंप्यूटर कार्टोग्राफी में मूव हो गई है, तो हमारे लिए चीजें जो समझना है बेटर हो गया है, एनालाइज करना चीजों को। उसके अलावा
इंटरनेट ने हमें इतनी एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन दिया है, हम चीजों को अच्छे से सर्वे करके अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं। एज आई जस्ट सेड, GIS होती है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिससे अपने क्या करते हैं, चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, चीजों को कैप्चर, एनालाइज, स्पेशल जो उसका डेटा है, ज्योग्राफिकल डेटा है, उनको स्टडी करके हम बेटर इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें अपने को एक्स्ट्रा पता चलती है इससे रिलेटेड। तो ऑब्वियसली इसमें सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट डेटा एनालिसिस, मैप्स, एप्स, करियर, सारी चीजें मतलब अपनी इन्वॉल्व होती हैं इसमें, GIS में, जब हम देखेंगे इससे रिलेटेड। और ये GIS जो है, ये अपने को मतलब नई टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताता है। GPS हमें पता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, एक हैंडी टूल हो गया है जिससे हम एग्जैक्ट लोकेशन जगह की पता कर सकते हैं, एंड वी नो मोर अबाउट। तो टेक्नोलॉजी के कारण जो थ्योरेटिकल पार्ट है और जो एक्चुअल पार्ट है, मतलब जो डेटा और बेटर अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, उसको हम साथ में मिक्स कर लेते हैं, सिंथेसिस हो जाता है, उनका मिक्सिंग हो जाता है, इंटरमिक्सिंग, विच हेल्प्स अस इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफिकल पॉइंट्स। ठीक है, दैट मीन्स क्लियरली हमें पता है कि क्या क्या हमें पता होना चाहिए, और नई टेक्नोलॉजी के कारण चीजों में कितनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, जितनी भी हमने इन क्लासिफिकेशंस के बारे में बात की है, तो हमें पता है कि बेसिकली जिस तरीके से हम स्टडी करते हैं ज्योग्राफी को, ठीक है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है इसका, पर ये मतलब नहीं कि वो स्टैटिक है, बिकॉज विद टाइम वो चेंज हो जाता है। एंड कोई भी नई डिसिप्लिन आता है, कोई भी नई आइडिया आती है, नए प्रॉब्लम, नई टेक्निक्स, तो हम उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। एज आई जस्ट सेड कि पहले हैंड से करते थे कार्टोग्राफी, अब ऑब्वियसली किससे करने लगे, विद कंप्यूटर। अपने पास इतना डेटा है, उसको हैंडल कैसे करना है, इतना सारी एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन है, चाहे GIS हो, चाहे GPS हो, या और भी किसी और डिसिप्लिन से रिलेटेड सब्जेक्ट डेटा है, उसको कैसे सिंथेसाइज करना है, उसको कैसे मिक्स करके फाइनली पढ़ना है। दैट इज व्हाट इज, यू कैन से, चेंजिंग विद टाइम्स बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, और नए नए अपने पास जो तरीके आ रहे हैं उसको स्टडी करने की। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम जो अपनी प्रैक्टिकल बुक है उसमें और चीजें पढ़ेंगे। सो यहाँ पे अपने को पता है, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी में हम सिस्टमैटिक और रीजनल में पढ़ते हैं, अलग अलग वेज हैं, दोनों के मेथड्स हैं, टेक्नोलॉजी से इम्प्रूवमेंट आया और चेंजिंग वे में हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट, यू कैन से, जो टॉपिक है ऑफ आवर बुक, ऑफ आवर बेसिकली दिस चैप्टर। अगर हम देखें इस चैप्टर का, जो अगर इस बुक का ही आप नाम देख लो, तो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो हम, एज आई सेड, कि हम इस जो बुक है, और 11th स्टैंडर्ड में वी विल बी स्टडिंग अबाउट फिजिकल ज्योग्राफी, और ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में वी विल स्टडी इन आवर 12th क्लास। तो जब हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं, वी नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑब्वियसली बहुत स्कोप है इसका, दैट इज व्हाई वी आर स्टडिंग इट एज अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, प्रोवाइड्स अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी शुड नो एज अ ज्योग्राफी स्टूडेंट। ओके, फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं क्लास। सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर में अपने क्या क्या होते हैं, लिथोस्फेयर में वी हैव आवर लैंड फॉर्म्स, वी हैव आवर ड्रेनेज, रिलीफ, फिजियोग्राफी, ये सारी चीजें किसमें आएगी, लिथोस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में क्या आ जाएगा, अपना कॉम्पोजिशन ऑफ, जो हमें पता है अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, है ना, सारे जो स्फेयर्स है, उसके अलावा स्ट्रक्चर कैसा है, एलिमेंट्स कैसे हैं, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है उसमें, कितने परसेंट में क्या प्रेजेंट है, वेदर और क्लाइमेट कैसे इन्फ्लुएंस होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, प्रेसिपिटेशन, क्लाइमेट एक्सेट्रा, सारी चीजें, है ना। हाइड्रोस्फीयर में हम क्या देखेंगे, हाइड्रोस्फीयर में अपना आ जाए ओशंस, सीज, लेक्स, और बहुत सारी चीजें जो वाटर से रिलेटेड। ठीक है, वाटर के बेसिकली वाटर बॉडीज। फाइनली बायोस्फेयर क्या है, बायोस्फेयर हमें पता है, लाइफ फॉर्म जिसमें ह्यूमन बीइंग्स, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली ये सारे रहते हैं, एक फूड चेन मेंटेन होता है, इकोलॉजी होती है, बैलेंस होता है। बेसिकली अगर हम इसको देखें, हमें पता है जहाँ पे लिथोस्फेयर,
हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर मिक्स होता है, वो एरिया हमारी क्या होती है, बायोस्फेयर। ठीक है, so I think this is very clear that we have already done in our junior classes, जहाँ पे हमारा लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर तीनों प्रेजेंट होता है. This is the area where life exists, and life not only in terms of human beings but life in terms of all the living creatures. ये क्या हो जाता है हमारा बायोस्फेयर. ठीक है, तो बायोस्फेयर वी नो इज समथिंग दैट we clearly know that this is something really important. और यहाँ पे हमें पता है बायोस्फेयर में क्या होता है. बायोस्फेयर में we have life forms including human beings, macroorganisms, their how do they sustain, food chain क्या होता है, कैसे अलग अलग चीजें जो है जो अपनी इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है, उसमें मेंटेन होती है. ठीक है, सो वी नो, इसीलिए फिजिकल ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है. अब इसी लिथोस्फेयर जिसके बारे में हमने बात की है, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, है ना. सो इन्हीं को हम अब क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ लेंगे, डिटेल में इन टर्म्स की कैसे ये समवेयर इंपॉर्टेंट है. हमें पता है एज आई सेड कि लैंडफॉर्म, ड्रेनेज, रिलीफ है, एटमॉस्फेयर में कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर वगैरह है इसका, हाइड्रोस्फेयर में ओशन, सीज, लेक्स, और बायोस्फेयर में कैसे सस्टेन करती हैं चीजें. अब इसी को हम और डिटेल में पढ़ते हैं. अगर हम स्पेसिफिकली सॉइल की बात करें, होती है बेसिकली ऐसे फॉर्मेशन पे, बायोलॉजी पे और टाइम पे. अगेन सॉइल की मैच्योरिटी कितनी है, कितने पहले वो फॉर्म हुआ है, इससे हमें उसकी सॉइल प्रोफाइल के बारे में पता चल जाता है. एवरी एलिमेंट इज समवेयर इन एंड हेल्प टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट ज्योग्राफी. गाइड करती है बेस. हम लैंडफॉर्म पे ही तो रहते हैं, सारी ह्यूमन एक्टिविटी लैंडफॉर्म पे ही होती है, चाहे एग्रीकल्चर हो, सक्शन हो, ऑल द ह्यूमन एक्टिविटी. हम बोलेंगे बेस जो है उनका लैंडफॉर्म पे होता है. प्लेन हमारा एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, प्लेन एरिया. प्लेटूज जो है वो फॉरेस्ट और मिनरल्स के लिए यूज होते हैं. माउंटेन्स में पेस्चर्स, फॉरेस्ट, टूरिस्ट स्पॉट्स और बाकी सोर्सेज ऑफ रिवर होते हैं, है ना, प्रोवाइडिंग वाटर टू लोलैंड्स. क्लाइमेट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे हाउस टाइप्स को, क्लोथिंग को, फूड हैबिट्स को. क्लाइमेट का इफेक्ट वेजिटेशन पे भी होता है, क्रॉपिंग पैटर्न पे भी होता है, लाइफ स्टॉक फार्मिंग पे भी होता है, इंडस्ट्रीज पे भी होता है. So that means again focus, what are they saying again and again to us? They are just telling us that ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं फिजिकल एनवायरनमेंट से चीजें, उनका कितना इम्पैक्ट है हम पे. चाहे हम प्लेन एरिया की बात करें, चाहे हम प्लेट्यूज की करें, चाहे हम माउंटेन एरिया की करें, चाहे हम इनके अलावा क्लाइमेट की बात करें, चाहे हम बात करें कि क्लाइमेट नॉट ओनली अर्थ, वेजिटेशन, क्रॉपिंग पैटर्न, लाइफ स्टॉक फार्मिंग, इंडस्ट्रीज, हर चीज को इफेक्ट करता है. हमें इसके अलावा ये पता है कि जो अगर हम देखें, हम कितनी हमने टेक्नोलॉजीज डेवलप कर ली हैं जिससे कि हम क्लाइमेटिक एलिमेंट्स को थोड़ा मॉडिफाई कर देते थे. जैसे हमारे पास एसीज हैं, हमारे पास कूलर्स हैं, तो चाहे बाहर उतने उस टाइम पे बहुत गर्मी भी हो, पर हम जिस एरिया में है वहां पे क्या है, वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होगी, मतलब अच्छा कंडीशंस होगी. क्यों? क्योंकि हमारे पास एसीज हैं, हमारे पास कूलर्स हैं, तो हम क्लाइमेटिक एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर देते हैं, ऑब्वियसली थोड़े रिस्ट्रिक्टेड स्पेस के लिए ही. ठीक है, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, इन सब से क्या फर्क पड़ता है कि किसी एरिया में कितने फॉरेस्ट है, वहां की वेजिटेशन कैसी है, कैसी कंडीशन है, क्वालिटी कैसी है, हम बोलेंगे ग्रास लैंड्स की. ठीक है,
तो इंडिया हमें पता है, अगर क्योंकि हम क्लाइमेट की बात करें, इंडिया मॉनसून रेनफॉल पे बहुत डिपेंड करता है। एग्रीकल्चरल रिदम हमारी इस पे फोकस है कि इसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, बेसिकली जो फार्मर्स है वो अपनी सोइंग हार्वेस्टिंग जो है इस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, है ना। सो अगर हम इससे रिलेटेड भी अगर बात कर लें इन टर्म्स कि कैसे ये जितना भी हम फिजिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, these all are somewhere helping us in understanding and somewhere understanding geography properly, है ना। तो अब जब मैंने इसकी बात मॉनसून रेनफॉल की, हमारा ग्राउंड वाटर क्या होता है, वापस से फिल होता है, रिप्लेनिश होता है, जो हमने यूज कर लिया, तो ग्राउंड वाटर एक्वाफायर्स जो वो पड़ते हैं, जो हम बाद में एग्रीकल्चर या और किसी डोमेस्टिक यूज के लिए यूज वाटर को, एग्रीकल्चर या और पर्पस के लिए। हम ओशंस को पढ़ते हैं, वो एक्चुअली में स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज है। बहुत रिसोर्सेज होते हैं ओशंस में, जैसे कि फिश, सी फूड, मिनरल में भी बहुत रिसोर्सेज में बहुत रिच होते हैं सीज और ओशंस। इंडिया ने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिससे वो मैग्नीज के नोड्यूल्स जो हैं, यानी जो हमारे मैग्नीज के नोड्यूल्स हैं, उनको क्या कर लेते हैं, वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किससे, हमारा जो भी ओशनिक जितना हमारा मतलब यहाँ पे जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, ऑब्वियसली सारे के सारे नहीं, पर हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम जो यहाँ से क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। देन इसके अलावा हम और चीजें देखें अगर, तो हम ये देखेंगे कि सॉइल जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करता है, स्पेसिफिकली देख लें तो एग्रीकल्चर पर बाकी चीजों को भी। अब किसी एरिया में सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है, ये हम ऑब्वियसली देखते हैं, और इससे डिपेंड करता है कि वहां पे मतलब कैसे सिविलाइजेशन डेवलप हुई है। और हमें पता है जनरली सिविलाइजेशन रिवर वगैरह के आसपास डेवलप होती है, जहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी भी अच्छी है, तो नेचुरली और कल्चरली जो उधर की एरिया है उस पर भी फर्क पड़ता है। सॉइल बेसिस है बेसिकली बायोस्फेयर का, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हर चीज का। तो बेसिकली अगर हम चाहें तो हम डिफाइन ज्योग्राफी को ऐसे भी कर सकते हैं कि ज्योग्राफी इज समवेयर कंसर्न विद डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, एरिया वाइज डिफरेंशिएशन अर्थ सरफेस की, उसका डिस्क्रिप्शन, कंसर्न एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये रिचर्ड हार्टशॉम ने बोली थी। अब geography studies the differences of the related, you can say, in related in different parts of earth surface, यानी differences in phenomena different part of earth surface में उनकी study। तो यानी डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन वाला डेफिनेशन रिचर्ड हार्टशॉम ने दिया था, हेटनर ने दिया था कि डिफरेंसेस फिनोमेना में अलग अलग पार्ट्स में पढ़ने की। सो टू वाइंड अप वी कैन से कि जो स्टडी ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, इट इज समथिंग रियली इम्पोर्टेंट, ओके, and as it has emerged as a, you can say, discipline of evaluating and managing natural resources, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इवेल्युएट कैसे करें, हम उनको हम मैनेज कैसे करें, ये सारी जो चीजें हैं ये हमें कल करती है समझने में। ठीक है, देखो कैसे हैं उनको इवेल्युएट करो, एनालाइज करो, रिसर्च करो, फिर हम मैनेज कैसे। सो इस ऑब्जेक्टिव को तक पहुंचने के लिए हमारे लिए ये जरूरी है समझना एनवायरमेंट, ह्यूमन एनवायरमेंट और ह्यूमन बीइंग्स कैसे रिलेटेड है। एनवायरमेंट हमें ह्यूमन बीइंग्स करते हैं उन रिसोर्सेज को यूज और यूटिलाइज, जिससे पता चलता है कि हमारी कितनी इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट होगी। ठीक है, यानी फिजिकल एनवायरमेंट ह्यूमन बीइंग ने किया इन रिसोर्सेज को, और जितना यूटिलाइज किया है, यूज या यूटिलाइज किया, उतना ज्यादा इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट होगा अपना। ठीक है, सो बट क्योंकि हम लोगों ने इतनी स्पीड अप कर लिया है रिसोर्स यूटिलाइजेशन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण, इसीलिए क्या हुआ है, हम नोटिस करें कि
जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया है वर्ल्ड में, ठीक है। क्यों इकोनॉमिकल इम्बैलेंस हो गया है? बिकॉज वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज एट अ वेरी वेरी फास्ट रेट बिकॉज ऑफ द हेल्प विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो ये इम्बैलेंस हो गया है, इसके कारण फाइनली क्या हो गया है, वी आर फेसिंग imbalance, the natural, the environmental that we are understanding अगर हमारी फिजिकमेंट की होगी तभी हम क्या कर सकेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड फॉर अस टू अंडरस्टैंड नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड समवेयर नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि अगर हम चाहते हैं बैलेंस मेंटेन हो तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना ही करना पड़ेगा। और हमें ये चीज समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि जो हम मिसयूज ही कर रहे हैं या ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वी नीड टू अंडरस्टैंड समवेयर रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर ही आएगा, इफेक्ट हमारे ऊपर ही आएगा एट द you can say longer phase, and we are witnessing environmental changes, negative things, global warming, पूरी environmental degradation जो हो रहा है, pollution and somewhere the degradation of एवरीथिंग है। सो रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, अपने रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, ऑल दीज थिंग्स। सो अगर हम फिजिकल एनवायरनमेंट को बेटर अंडरस्टैंड करें और उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें अच्छे से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू, तभी चीजें जो है प्रॉपरली मेंटेन होगी एंड प्रॉपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। ओके, so with this we complete our chapter which is geography as a discipline or basically physical geography क्यों जरूरी है, ठीक है। So after this now we'll be starting with a more detailed part जिसमें हम पढ़ेंगे about different जैसे origin, evolution of earth, interior of earth, this ocean continents, geomorphic processes, composition and मतलब बहुत सारी of water, solar radiation, life on earth, biodiversity, movement of ocean water। तो अब हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे ओरिजिन और एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है। उसके बाद इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन, कॉन्टिनेंट्स, जियोमॉर्फिक प्रोसेस और बाकी सारी चीजें। So अब जब अपना बेस क्लियर हो गया we can move to the more technical and the more you can say specific parts। Okay, so with this we complete today this chapter and today's class। If you have any doubt relating to the topic that we have covered, feel free to ask, come back with your problems and we'll discuss them। Okay, so this is it for today, now meet you all in the next class। Okay class।